कि सीटी में इस बार वैलिडिटी 3 साल की होने वाली है। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली। हम साइंस का फुली सिलेबस विश्लेषण करेंगे। तो इस बार सीटी नहीं होगी आसान। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे रोग पढ़ने पड़ेंगे। द्वितीय स्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रियाएं देकर के अभिक्रियाएं पहचानने वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको भी लगता है साइंस से डर, मैं वादा करता हूं आपसे साइंस का एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। इतना डेप्थ के अंदर आपको साइंस पढ़ा दूंगा ना कि एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज की ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। जो भी विद्यार्थी सीटी के अंदर क्वालिफाई होने का सपना देख रहे हैं, उन सभी को पता है कि सीटी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है आपका विज्ञान। और आज के इस सेशन के अंदर जो है हम साइंस का फुली सिलेबस विश्लेषण करेंगे। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इन सभी बातों को यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं 12th लेवल का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा और आपके ग्रेजुएशन लेवल का भी साइंस का पूरा सिलेबस विश्लेषण मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। और कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए थे 2024 में, उन सभी की लिस्ट भी मैं लेकर के आया हूं। आप सभी को बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि सीटी में इस बार वैलिडिटी 3 साल की होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। तो इस बार सीटी नहीं होगी आसान, इसलिए आपको यहां पर साइंस पर मजबूती करनी पड़ेगी। जीके सभी का स्ट्रॉन्ग है प्यारे बच्चों, जीके पे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। यहां पर जो आपका सिलेक्शन की जो मेन राह है वो आपकी साइंस रहने वाली है, क्योंकि सीटी 12th लेवल में आपके 25 सवाल साइंस के पूछे जाएंगे और लगभग 12 से 15 सवाल आपके सीट ग्रेजुएशन के अंदर पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का लेवल बहुत ही जोरदार रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं सीटी के अंदर अगर क्वालिफाई होना है तो साइंस को मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको ऐसी साइंस पढ़ाऊंगा सीटी की कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी साइंस हमसे पढ़ते हैं और आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमको ऐसे ही लगता था डर साइंस का, लेकिन साइंस तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको जब आप मेरे से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप वेट एंड वॉच। चलिएगा, सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले अपन सिलेबस देखते हैं बच्चों। जैसा कि अपन सबसे पहले यहां पर सिलेबस देखते हैं, ये आपका स्नातक लेवल का सिलेबस है जो हमारा रहेगा। देखिएगा, इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि टोटल मिला के 150 प्रश्न आएंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे 12th लेवल हो। 150 प्रश्न आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे और आपको 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपके यहां पर रहेगी। हम बात करते हैं सीधा साइंस को लेकर के। आइए, सबसे पहले अपन साइंस का ग्रेजुएशन का सिलेबस देखते हैं। ये आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है साइंस का। बिल्कुल आराम से अपन समझते हैं चीजों को और अपन चीजों को क्लियर करते हैं। देखें, सबसे पहला जो है ब्रीफ में सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहां पर आपका आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ये आपके ग्रेजुएशन के अंदर ये कंप्यूटर वाले पोर्शन में आता है बच्चों। तो ये अपन यहां पर जो है कंप्यूटर वाले पोर्शन के अंतर्गत और कुछ बातें हम भी बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिफेंस टेक। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बच्चों डिफेंस टेक। आपने भी देखा कि एसआई के पेपर के अंदर भी डिफेंस टेक के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए। तो डिफेंस टेक अपने को पढ़ना है। साथ ही साथ अपने को यहां पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, मतलब आपको यहां पर पढ़ना होगा स्पेस टेक, है ना। डिफेंस टेक और स्पेस टेक हमारे सिलेबस में 3 टेक है हमारे सिलेबस में। एक तो डिफेंस टेक है, देखा जाए तो 4 टेक है हमारे सिलेबस में, है ना। 4 टेक में हमारे पास एक तो डिफेंस टेक है, एक हमारी स्पेस टेक है, एक आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और एक हमारी बायोटेक है ना। हमारे सिलेबस में केवल नैनो टेक नहीं है, बाकी चारों टेक है हमारे, ठीक है। चलो डन। उसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें पूरा विद्युत धारा आ गया, मतलब पूरा विद्युत वाला चैप्टर पढ़ना है अपने को, ठीक है। हीट, अब हीट आ गया, अब हीट वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है ना। कितने कितने टेम्परेचर होते हैं, उष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां होती है, वो सब डिस्कस करेंगे। कार्य ऊर्जा, न्यूमेरिकल आता है यहां से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से, जो भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। कार्य ऊर्जा प्रमेय से सबसे अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल बनता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आपको। आहार और पोषण, मतलब न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे। और ब्लड ग्रुप और आरएच कारक, हमारे सिलेबस में ब्लड नहीं है लेकिन अपने को ब्लड फिर भी पढ़ना होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप तभी समझ में आता है। तो ब्लड हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया और आपका आरएच फैक्टर हो गया, ये आपको पढ़ना है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, ये अपने को यहां पर पढ़ना है। स्वास्थ्य और देखभाल, जिसमें हमारे पास रोग आ जाएंगे। अब रोग आ जाएंगे तो आपको सारे रोग पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। ह्यूमन डिजीज, अब वायरस आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, कवक आ गया, है ना। कृमि जनित रोग आ गए, असंक्रामक रोग आ गए,
आपके अनुवांशिक रोग आ गए, वर्णांधता, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे रोग पढ़ने पड़ेंगे। जूनोटिक रोग क्या होते हैं, पशुजन्य रोग क्या होते हैं, वो सब अपने को पढ़ने पड़ेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके प्रभाव, मतलब आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं, घास का पिरामिड कैसे बनता है, समुद्र का पिरामिड कैसे बनता है, इनके पिरामिड्स कैसे बनते हैं, इस तरीके से अपने को सवाल पढ़ना पड़ेगा। ऊर्जा के प्रवाह का नियम क्या होता है, दक्षांश के नियम का क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये अपन सब डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी अपने को पढ़ना है, जैव विविधता बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जैव विविधता है ना। जैव विविधता के बारे में अल्फा बीटा सारी जैव विविधता के प्रकार जो होते हैं वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे। क्या होती है जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, और पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, जैसे मधुमक्खी की कौन कौन सी प्रजातियां होती है, एपिड डोर्सेटा, एपिस मोलिफेरा, एपिस इंडिका, है ना, तो ये आपकी मधुमक्खी की प्रजातियां होती है। लाख कीट पालन कैसे करते हैं, रेशम कीट पालन कैसे करते हैं, भैंस की कौन सी प्रजातियां होती है, गाय की कौन सी प्रजातियां होती है, ये सब अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वनिकी, पशुपालन, राजस्थान की विशेष संदर्भ में अपने को डिस्कस करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान में किस तरीके से हुआ है भाई, कहां कहां पर सेंटर बनाए गए हैं, सारे सेंटर अपने को यहां पर लिखने हैं। और एक हमारा टॉपिक है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, 1 घंटे का टॉपिक, एक प्रश्न फिक्स होता है, यहां से 1 घंटे का टॉपिक, एक प्रश्न फिक्स होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण, और इसी में डिस्कस करते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर अपने को डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा खाने का सोडा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी को पता है CaSO4.12H2O, और साबुन और अपमार्जक अपने को यहां पर डिस्कस करना है। तो ये पूरा जो हमारा सिलेबस है वो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का, बहुत ही आसान सिलेबस है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजी सिलेबस है। ये अपने को सीईटी ग्रेजुएशन का सिलेबस है। अब अपन बात करते हैं सीईटी 12th लेवल का सिलेबस की, अपन यहां पर बात कर लेते हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। आइएगा सबसे पहले, हाँ जी, ये देखिए, ये आप जो सिलेबस देखेंगे अब वो अपन देखेंगे सीईटी 12th लेवल का, जो आप देख रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्तर का सिलेबस है हमारा। अब देखिएगा सबसे पहले यहां पर जो है ये आपका सिलेबस है प्यारे बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर, और आपका जो सिलेबस है बच्चों यहां पर 25 सवाल आपके साइंस के पूछे जाएंगे। और ये आपका सिलेबस है बच्चों, इतना बड़ा सिलेबस है कि खतरनाक लेवल का सिलेबस है बच्चों, और बहुत ही बढ़िया लेवल के प्रश्न आपके यहां से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले भौतिक रासायनिक परिवर्तन, आपको पता है ये ग्रेजुएशन में भी था, यहां पर भी है, बोलो सही है। इसके अलावा ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं, सारे प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रियाएं देकर के अभिक्रियाएं पहचानने वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये सबसे खास बात है। या फिर आजकल जो नया पैटर्न चल रहा है वो आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा, और हो सकता है अभिक्रिया को बैलेंस करने वाला सवाल आपको यहां से पूछ लिया जाए। आपको कैटलिस्ट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, और समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, पूछा गया था एसिटिक अम्ल CH3COOH ये क्या होता है, तो एक प्रकार का स्वतः उत्प्रेरक होता है। इतना बढ़िया मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। कार्बन, उसके बाद दूसरा टॉपिक है धातु अधातु और उनके यौगिक, सारे मेटल्स, सोडियम के क्या क्या यौगिक हैं, आपके मैग्नीशियम के क्या क्या यौगिक हैं, और आपके सामने जो है कैल्शियम के क्या क्या यौगिक हैं, CaSO4, CaCO3, CaOH2, CaO, NaCO3, Na2CO3.NH2O, ये सारी NaCl किस तरीके से बनता है, किस तरीके से चीजें बनती है, क्या होती है क्लोरसार अभिक्रिया, क्या होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, इन सभी बातों को अपन यहां पर बहुत ही बेहतरीन लेवल पर कंटेंट को डिस्कस करेंगे। आइएगा, उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक हमारा कार्बन और उसके यौगिक। अब कार्बन और उसके यौगिक बच्चों अकेले को मैं कम से कम भी 17 घंटे पढ़ाता हूं बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक को 17 हावर्स। आप मेरा LDC का बैच उठा के देख लीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं बैच परचेज मत करिए, केवल आप LDC का बैच उठा के देखिए, वहां पर क्लासें आपको दिख जाएगी। लगभग बच्चों मैंने 20 से 22 घंटे विद्युत वाले चैप्टर को पढ़ाया है, 20 घंटे के समथिंग मैंने प्रकाश वाले टॉपिक को पढ़ाया है, और 20 घंटे मैंने जो है कार्बन और उसके यौगिक वाले टॉपिक को पढ़ाया है। लोग 60 घंटे पूरी साइंस खत्म कर देते हैं, और मैंने केवल 20-20 घंटे के अंदर केवल 3 चैप्टर कराए हैं। तो सोच के देखिए किस डेप्थ का लेवल आपको कंटेंट आपको मिलेगा। आपको सीटी में भी उसी लेवल का कंटेंट मैं आपको यहां पर देने के लिए तैयार हूं। कार्बन के अंदर पूरे कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, अरे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन को आना ही कार्बन नहीं बोलते। बहुत एरोमिकसिटी क्या होती है, इनको अपन बताएंगे, कैसे इनकी पहचान की जाती है, क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कैसे नाम से सूत्र बनाते हैं, सूत्र से कैसे नाम बनाते हैं, साबुन अपमार्जक क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, रेसे क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा मैं बच्चों इसके अंदर। प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, सारा परावर्तन आ गया, इसी में दर्पण आ जाएगा, समतल दर्पण आ जाएगा, उत्तल दर्पण आ जाएगा, अवतल दर्पण आ जाएगा,
वर्ण विक्षेपण की घटना, इसी में इंद्रधनुष आ जाएगा। लेंस के प्रकार अपने को उत्तल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा। इसी के अंदर अपने पास मानव के अंदर जो नेत्र दोष होते हैं वो और उनका निवारण, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वही स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट पढ़ना है। जेनेटिक्स अपने को यहां पर पढ़नी पड़ेगी। आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, मेंडल के नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंडल के नियम के अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा, अब मेंडल के नियम, फिर गुणसूत्रों की संरचना आपको को पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है काइनेटोकोर, क्या होता है, आप सभी के सामने गुणसूत्रों के प्रकार कौन से आते हैं, किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, खरगोश में कितने होते हैं, कुत्ते में कितने होते हैं, भालू में कितने होते हैं, है ना, नींबू में कितने होते हैं, गाजर में कितने होते हैं, एस्केरिस में कितने होते हैं, मक्खी में कितने होते हैं, मच्छर में कितने होते हैं, सारे गुणसूत्र आपको याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से मैंने बोला खरगोश खरगोश, ओए खरगोश खरगोश, उसने दोनों कान खड़े कर दिए, दोनों कान खड़े कर दिए, मतलब खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र। मच्छर, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में तो यहाँ 6 दिख रहा है, तो मतलब 6 गुणसूत्र होते हैं, है ना। मच्छर का डबल होती है मक्खी, तो मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मक्खी के अंदर 12 गुणसूत्र होते हैं, ये 12 दिख रहा है आपको यहाँ पे। इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, भाई बहुत मस्त तरीके से याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लास में आपको याद कराया जाएगा। गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, कोडोन क्या होते हैं, टोटल 64 कोडोन होते हैं, कोडोन क्या होता है, सारी बातें आपको डिस्कस की जाएगी। यहां पर मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है, मैं मनुष्य में नहीं, आपको बहुत सारे, मधुमक्खी में कैसे लिंग निर्धारण होता है, टिड्डे में कौन से प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, यह भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद अगला अपन टॉपिक की बात करें तो यहां पर आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिकी क्या होता है, पूछा गया था, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा जी है, वो अपने को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में आपको बता रहा था, बायोटेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में है, इसकी नई जो किस्में बनती है, बीटी कपास क्या होता है, बीटी बैंगन क्या होता है, बीटी टमाटर क्या होता है ना, बीटी का मतलब क्या होता है, कौन से जीन काम में आते हैं, क्राइजीन क्या होता है, ये सब अपन यहां पर पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व और ब्लड ग्रुप अपने को पढ़ना है, मानव रोग अपने को पढ़ना है, और यहां पर जो है आपको न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस था। 25 सवाल आपको सीटी 12th लेवल में, वो भी बहुत बेहतरीन लेवल के पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ आपके सीटी ग्रेजुएशन के अंदर लगभग 12 से 15 सवाल जो है वो यहां पर आपके पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अपन आगे की बात करते हैं कि गुरुजी जब पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें किस किस टॉपिक के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए बच्चों, अपन बात करें सीटी ग्रेजुएशन की, तो सीटी ग्रेजुएशन में लगभग बच्चों 10 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि इस बार बढ़ सकते हैं संख्या, 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें वर्णांधता ये टॉपिक पूछा गया था, वर्णांधता से सवाल आया था। उसके बाद क्रोमोसोम गुणसूत्र का सवाल था, कार्बन के अपर रूप से सवाल था, सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ तांबे की अभिक्रिया ये सवाल आया था, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का सवाल आया था। सोडियम धातु का संरक्षण, आपको पता है सोडियम धातु का संरक्षण मिट्टी के तेल में किया जाता है, आप सभी को पता है, ज्यादा क्रियाशील होती है। मेहंदी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लासोन के कारण होता है, यह सवाल पूछा गया था। जस्ते के अंदर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का सवाल पूछा गया था। एक भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पूछी गई थी, 36,000 किलोमीटर होती है। गगनयान मिशन और इसरो की स्थापना पूछी गई थी, 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। और 2 लंबवत समतल दर्पण से बनने वाले, तो लंबवत समतल दर्पण में बनने वाला फॉर्मूला होता है 360/थीटा, और लंबवत है तो इसका मतलब 360/90, और 90 रखोगे तो यहां पर आ जाएगा 4, लेकिन सम नहीं हो सकता, तो 1 घटाने से कितना आएगा बताओ, 3 आ जाएगा। ये सब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन से सवाल आया था, प्रकाश का रिफ्रैक्शन से सवाल आया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज, फ्यूज आपको याद रखना है, फ्यूज। अब फ्यूज जो होता है, फ्यूज इसके अंदर कौन कौन सा होता है, लेड और टिन होता है। फ्यूज में क्या होता है, लेड और टिन होता है। अरे फ्यूज, वो मेरे कंधे पर लेटी, वो मेरे कंधे पर लेटी, और जैसे मेरी कंधे पर लेटी तो मेरे फ्यूज उड़ गए। क्या उड़ गए बताओ, फ्यूज। तो फ्यूज के अंदर क्या क्या होता है, लेड और टिन होता है बच्चों, याद रखना। ये सब मैं ट्रिक से बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, मस्त तरीके से बताऊंगा, जोरदार वाला। पलायन वेग से सवाल आया था, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फिर सवाल आया था रासायनिक पदार्थों और उनके उपयोग, आपको इधर पदार्थ दिए गए थे, इधर इनके उपयोग दिए गए थे, उनको मिलान करना था। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पेपर में आया था, फुलरीन का उपयोग आया था, मतलब कार्बन और उसके यौगिक से 2 सवाल आए थे। अम्ल और क्षार के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ए बी और रुधिर वर्ग में जीन प्रारूप क्या होता है, यह पूछा गया था, जीनोटाइप। पेरिस्कोप का सिद्धांत पूछा गया था, जो कि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप जिसके अंदर 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। भू-स्थैतिक उपग्रह से सवाल आया था, एक सर्किट के अंदर 3, 4, 5 ओम के प्रतिरोध है, तो उनका संयोजन बोला गया था। मानव के अंदर कायिक गुणसूत्रों के जोड़े 22 जोड़े होते हैं, आपको पता है, और सेक्स क्रोमोसोम का 1 जोड़ा होता है, 1 जोड़ा मतलब 2, पुरुष में XY और महिला में XX होता है। वसा में विलय और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पूछा गया था। आयरन कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाने वाला लोहे का अयस्क कौन सा है, तो उसका नाम होता है सिडेराइट, ये पूछा गया था। और टेक्नोलॉजी जो है
उसके अंदर हमारे सामने किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे कि इसरो की स्थापना का सवाल पूछा गया था, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का सवाल पूछा गया था। तो अब आप मान के चलो हर टॉपिक को यहां पर एग्जामिनर ने टच किया है, हर टॉपिक को यहां पर टच किया है। यह आपका सीईटी ग्रेजुएशन का था। 12th लेवल की बात करें तो 12th लेवल में लगभग बच्चों 22 प्रश्न पूछे गए थे। मैंने आपको बताया 22 से प्रश्न पूछे गए थे, 22 से 25 प्रश्न पूछे गए थे सीईटी 12th लेवल के अंदर। कौन कौन से टॉपिक से सवाल आया था? तो जनसंख्या की प्रावस्थाओं का सवाल आया था, पारिस्थितिकी के जनक पूछे थे, रामदेव मिश्रा जी थे। कवक द्वारा उत्पादित अम्ल मैं लिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, वो थैलीसीमिया रोग से संबंधित कथन आप सोच के देखिए कितना डेप्थ में पूछा था। बेरी बेरी रोग, रक्त समूह का सवाल था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। नेत्र दृष्टि दोष का सवाल आया था। रुधिर जो आपका ग्रुप है वो कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, उसका सवाल था। स्पाइरुलिना जो कि आपका एक प्रोटीन का स्रोत होता है, जो कि आपको पता है सिंगल सेल प्रोटीन होता है, मतलब एकल कोशिकीय के प्रोटीन होता है। और वर्णांधता का सवाल ग्रेजुएशन में भी था और 12th लेवल में भी था। यह एक प्रकार का एक्स संलग्न अप्रभावी रोग होता है। उसके बाद अपन बात करें तो रसायन विज्ञान के 6 प्रश्न पूछे गए थे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तक पूछा गया था आपके। उसके बाद आपके सामने अभिक्रिया जो है क्षारीय केमेनोफोर प्रबल ऑक्सीकारक, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया पूछी गई थी। उत्प्रेरक से संबंधित आपको मैं बता रहा था स्वतः उत्प्रेरक का सवाल आया था, CH3COOH एसिटिक अम्ल। उसके बाद उत्प्रेरक में होने वाली अभिक्रिया आपको पूछी गई थी। एक्वारेजिया पूछा गया था, HNO3 और HCl का अनुपात पूछा था। भौतिक विज्ञान में संधारित्र का सवाल पूछा था बच्चों, सोच के देखो, संधारित्र तक तो लोग पहुंचते तक नहीं है। मैंने तो अभी एलडीसी में पढ़ाया संधारित्र का सवाल और उनके बीच में प्रावैद्युतांक, बहुत अच्छा मैंने करवाया भी ये सवाल, करवाया भी एलडीसी के बीच में कि ये सवाल सीटी में आया था, क्योंकि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर को लेके चलता हूं। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाला वर्ण विक्षेपण, समतल दर्पण वाला मैं भी बता रहा था आपको 360/थीटा जिसका फॉर्मूला होता है वो। और उसके बाद अंतरिक्ष से सवाल समझ में आए थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है और भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह जो कि आपको पता है आर्यभट्ट भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था, है ना बच्चों। ये रूस से भेजा गया था इंटरकोस्मोस यान के द्वारा। ये सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी लगता है साइंस से डर, मैं वादा करता हूं आपसे साइंस का एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। इतना डेप्थ के अंदर आपको साइंस पढ़ा दूंगा ना कि मजा आ जाएगा। साइंस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, मैं वादा कर रहा हूं आपसे इस लेवल का डेप्थ में कंटेंट मिलेगा कि आपको दिल गार्डन हो जाएगा। वादा है मेरा आपसे। आपको साइंस में सभी नहीं आता हो ना, जीरो से स्टार्ट करता हूं। मेरा हर बच्चा जो है, मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, हर बच्चा जानता है इस बात को कि मैं जीरो से चीजों को स्टार्ट करता हूं, हीरो मापिक लेकर के जाता हूं। हर बच्चा क्लास में बैठा हुआ मेरे ज्ञान का बखान मैं कभी नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी बैठा है ना, उसको भी साइंस में प्रॉब्लम नहीं आए। आपको याद होगा जो मेरे से पढ़ते हैं, मैं स्टेज से उतर करके नीचे आकर के बच्चे की कॉपी में लिखकर भी चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। मेहनत करेंगे साइंस के अंदर, और साइंस के अंदर आपको 25 में से 25 सवाल सही करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप चाहते हैं मेरे से साइंस पढ़ना प्यारे बच्चों, तो बेहतरीन लेवल तक मैं आपको सीईटी 12th लेवल के साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी फ्री और सीईटी ग्रेजुएशन के साथ वीडियो की तैयारी हम फ्री करा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर। तो अगर आप मेरे साइंस पढ़ना चाहते हैं, पूरी टीम के साथ हमारे साथ जो है पढ़कर के सीईटी को एक ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगले 3 साल आप अपने सुरक्षित करना चाहते हैं, 6 मई को प्रातः 10 बजे सीईटी प्लस राजस्थान पुलिस, सीईटी प्लस वीडियो या ओनली सीईटी का अगर आप बेच लेना चाहते हैं तो 6 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। शुरुआत के 100 विद्यार्थियों को 25% का डिस्काउंट भी आपको यहां पर मिल रहा है। तो देरी मत करिएगा, समय कम है और मैं कहता हूं मौके बार बार नहीं मिलते। मौका बहुत ही खतरनाक वाला है, बहुत ही बेहतरीन मौका है, तो चूक मत जाना। 6 मई प्रातः 10 बजे भाई साहब इस बार सीईटी को फोड़ के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।